मैं अश्विनी अग्रवाल, प्रोफेसर अग्रवाल, अश्विनी भगवान के नाम से भी मुझे लोग जानते हैं। मैं निश्चलिज्म की बात कर रहा था, बता रहा था। मेरा काम है, हमारी जो टीम है उन्होंने जो जो काम किए हैं उसको पब्लिक को एक्सप्लेन करना, समझाना, बताना। तो आज मैं निश्चलिज्म की बात करते हैं हम लोग, अक्सर जो देखा गया है। निश्चलिज्म यानी निश्चलता का पसारा। निश्चलता किसको कहते हैं? निश्चलता यानी छल से रहित। कहते हैं कि निर्मल जल यानी मल से रहित जल। और इस बात को अगर समझा जाए तो मल से रहित जल कौन सा होता है? हम निर्मल जल कहेंगे किसको? तो निर्मल जल वो होता है जो बरसात में गिरता है। खराब तो किसी चीज को भी किया जा सकता है, मलिन तो किसी भी चीज को किया जा सकता है, पर निर्मल जल उसको कहा जाता है जो बरसात में गिरता है। या उसको किसी तरीके कोई प्रोसीजर लेकर के उसको बनाया भी जा सकता है। निर्मल जल। निर्मल जल का मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर मिनरल्स ना हो, विटामिन्स ना हो, पर वो ऊपर से इंट्रोड्यूस करे हुए नहीं होने चाहिए। ओरिजिनल कहते हैं, ऑर्गेनिक जिसको कहा जाता है। ऑर्गेनिक कहते हैं, अरे ऑर्गेनिक कैसे हो जाएगा जब आप फार्मिंग जो कर रहे हो उसमें अगर आप क्लोरीनेटेड वाटर डाल रहे हो तो वो मिनरल कैसे हो जाएगा? वो ऑर्गेनिक कैसे हो जाएगी खेती? खेती ऑर्गेनिक का मतलब है कि आप उसमें जो पानी डाल रहे हो, जो उसमें खाद डाल रहे हो, वो प्राकृतिक है, तब जाकर के ऑर्गेनिक बनेगा। और आज ऑर्गेनिक की बात करते हैं लोग, तो ऑर्गेनिक क्या है? ऑर्गेनिक प्रोसीजर को बना दिया गया कि इस प्रोसीजर से अगर आप काम करते हो तो वो ऑर्गेनिक हो गया। ओरिजिनल और ऑर्गेनिक में फर्क नहीं समझ में आया अभी तक। ज्ञान तो हो गया, पर उसका ज्ञान का उपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है पता ही नहीं है। हर इंसान चाहता है कि मैं सीख लूं, सब कुछ सीख लूं, पर योग्यता है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। अरे भैया, बिना योग्यता के अगर सीखोगे तो नुकसान ही पहुंचाओगे, फायदा कभी नहीं पहुंचा सकते, ये पक्की बात है। जैसे आईआईटी में जब एडमिशन लेना है या किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है, सो कॉल्ड अच्छे, तो डिस्टिंग्विश करने के लिए शब्द तो यूज करने ही पड़ेंगे ना। अदरवाइज इंस्टीट्यूट सब एक है, सिलेबस सबका एक है, सिर्फ पढ़ाने का तरीका, प्रोफेसर्स का फर्क है, तो वो कहीं भी हो सकता है। कहीं पर प्रैक्टिकल कम है, कहीं पर प्रैक्टिकल ज्यादा है। तो वो प्रोफेसर्स की नॉलेज के ऊपर है कि वो प्रैक्टिकल में, थ्योरी में ही प्रैक्टिकल दिखा सकता है। योग्यता वो है जो थ्योरी में ही प्रैक्टिकल दिखा दे, सामने वाले को प्रैक्टिकल करने की जरूरत ही ना पड़े। ये चीज मिसिंग कब से है? अगर ऐसा नहीं होता तो कुंती जो है, कर्ण को पानी में नहीं बहाना पड़ता उनको। क्यों? एक्सपेरिमेंट का तो परिणाम कुछ भी आ सकता है। और वो पढ़ाने वाला ही क्या हुआ जो थ्योरी के अंदर ही प्रैक्टिकल ना दिखा सके। करके दिखाने की जरूरत नहीं होती प्रैक्टिकल, सब कुछ यहां होता है। प्रेजेंटेशन। पढ़ाने वाला यानी पढ़ाने वाले को एक्चुअली गाइड करने वाला बोलना चाहिए, पर क्या पढ़ाने में और गाइड करने में फर्क का पता है? नहीं पता, किसी ने बताया ही नहीं। शरीर 5 तत्वों से बना होता है, इसी बात पर ही लोग अटके हुए हैं अभी तक। आज तक इस बात पर बहस पूरी नहीं हुई है कि शरीर 5 तत्वों का बना होता है कि नहीं होता। वो तत्व का मतलब क्या है? वो तत्वों का मतलब भी नहीं पता। और जिसका मतलब पता है वो मॉलिक्यूल्स है, तत्व है ही नहीं। आयुर्वेद ने क्लियरली 2 चीजों को डिफाइन किया, भूत और पंचभूत और पंच महाभूत। तो इसका मतलब समझा किसी ने?
आप उपयोग क्या करते हैं और बात किसकी करते हैं। और जो भूत कहे गए हैं, पंचभूत और पंच महाभूत, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो मॉलिक्यूल्स है। भूत और महाभूत में ये फर्क समझ लो कि मॉलिक्यूल्स और तत्व। तो इतना फर्क भी अगर हम समझ लें तो शायद जिंदगी आगे चलने लगे। लेकिन आपको ये बात मैं पक्के से बता सकता हूं कि 24 मॉलिक्यूल चाहिए प्राणी को बनाने के लिए। प्राणी बनता है 24 मॉलिक्यूल से, 5 से नहीं बनता। 5 तरह के शरीर होते हैं। हर जो जीवित प्राणी है उसमें 5 तरह के शरीर बिल्ट इन है। ये सब तभी समझ में आता है जब योग्यता हो। आईआईटी में एडमिशन लेना है तो आपको आईआईटी के लायक योग्यता चाहिए। अब तो लोगों को सुनने में आ रहा है, अब की जो जनरेशन है वो ये कहने लग गई है। अब की जनरेशन से मतलब अब की जनरेशन के पेरेंट्स वो ये कहने लग गए हैं कि हम अपने बच्चों को उस इंस्टीट्यूट का एग्जाम नहीं दिलाएंगे। ऑल्दो बच्चा कैपेबल है उस इंस्टीट्यूट के एग्जाम को पास करने में, पर मैं नहीं दिलाऊंगा। क्यों? क्योंकि उधार के पैसे से जिंदगी चलाना मैं नहीं सिखाऊंगा अपने बच्चों को। और सिलेबस तो सब जगह का एक जैसा ही है, तो फिर ये इंस्टीट्यूट में फर्क क्या है? तो इंस्टीट्यूट का फर्क जो है वो ये है कि आपको जब इंस्टीट्यूट में एडमिशन दे रहे हैं उस टाइम पर वो ध्यान रखते हैं कि बच्चा जो है इस लेवल का होगा तो हम अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे। उसको ये जानता है तो हम एडमिशन देंगे। फिर रिजर्वेशन शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि अब उस लेवल के बच्चे सारे हो नहीं सकते, तो बैकडोर एंट्री का सिलसिला शुरू किया गया। उससे हुआ क्या? क्राइम ही तो फैला आज की तारीख में। अब तो फिर भी मैं समझता हूं कि बहुत फर्क आ गया है पिछले 5-6 साल में। पूरे विश्व में देखो तो अब जो है नेचुरल कैलेमिटीज कम है, उनसे मृत्यु कम होती है। मैनमेड कैलेमिटी से मृत्यु बहुत ज्यादा हो रही है। कोरोना अभी दिखाया उसने, दिन में हजारों लोग, सैकड़ों लोग मर गए एक ही दिन में, एक ही स्थान पर। कहते हैं कि कोरोना से मृत्यु होती है या नहीं होती है, कैसे पता? कि इतने लोग तो एक्सीडेंट में मर जाते हैं, पर क्या एक ही जगह के एक्सीडेंट पे इतने लोग मरते हैं क्या? बात समझने वाली है। कि एक साथ एक ही जगह पे तकरीबन एक ही कॉलोनी में 25 आदमी एक साथ मर गए। वो जहरीली शराब से 10 आदमी मर जाते हैं तो पता लग जाता है कि यार जहरीली शराब से मरे हैं। पी तो हजारों लोगों ने होगी, सैकड़ों लोगों ने होगी, 10 आदमियों से थोड़ी काम चलता है। अगर 10 आदमियों से काम चलता होता तो वो बिजनेस ही नहीं करता वो वाला, क्योंकि कमाई तो होगी नहीं, रोटी भी नहीं चलेगी। सैकड़ों ने पी होगी, 10 को नुकसान कर गई। अब कोरोना के आप केसेस देख लो, 20 लाख केसेस बताते हैं हिंदुस्तान में, 15 लाख ठीक हो गए। अरे बीमारी आती है, बीमारी ठीक हो जाती है। समस्या क्या है? मूल समस्या यह है कि हमने योग्यता नाम के शब्द को अपनी डिक्शनरी से हटा दिया। हमने सीख लो योग्यता हो या ना हो, और उसका परिणाम। और योग्यता कैसे, योग्यता नहीं है तो उसको विकसित किया जा सकता है। असल में विकास का नाम ही है योग्यता को विकसित करना। हमारी सरकार इसी काम में लगी हुई है कि योग्यता को विकसित करो। योग्यता का विकास होना चाहिए। बिल्डिंग बनाने से विकास नहीं होता है, योग्यता का विकास होना चाहिए। अब मेक इन इंडिया का जो चल रहा है, हमारे यहां पर योग्यता की कमी है? योग्यता की कोई कमी नहीं है। जुगाड़, जो कि हर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बेसिक है, फंडामेंटल है,
वो हिंदुस्तान के अलावा और कहीं पे है ही नहीं, यहीं से गया है सब कुछ। वो कहते हैं कि वो प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल आता है। प्लास्टिक सर्जरी, किसी वार में एक वैद्य ने किसी सैनिक की नाक में कुछ नुकसान हो गया था, तो उसको प्लास्टिक सर्जरी से ठीक किया, और वो किसी ने देख लिया और समझ लिया और उसको प्लास्टिक सर्जरी के नाम पर प्रमोट किया। जुगाड़ तो सारे हिंदुस्तान से ही गए हैं, पर कौन सा हिंदुस्तान? हर भाषा देख लो, मतलब मैं हैरान होता हूं जब हमने थोड़ी स्टडी करी। ब्रदर हिंदी में क्या कहते हैं इसको पता है? भ्राता। भ्राता से ब्रदर बन गया। तो भाषा का ठीक है, भाषा बनाओ, अपनी अपनी भाषा हर इंसान बना सकता है। भाषा क्या है? वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन, बोलने का तरीका, उससे भाषा नई विकसित हो जाती है। विकास हमें भाषा का नहीं करना है, एक्सपेंशन हमें भाषा का नहीं करना है, बेकार है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन तो मातृभाषा से अच्छा हो ही नहीं सकता। जो कम्युनिकेशन मातृभाषा में होगा वो कम्युनिकेशन परफेक्ट होगा। पर समझने की बात है, कहने में तो उसने परफेक्ट कह दिया, पर समझा क्या? समझ आएगी योग्यता से। जब तक आपकी योग्यता नहीं है, जब तक समझ ही नहीं आएगी। बहुत ही साधारण सिंपल लाइफ है। ह्यूमन बर्थ अगर मिल गया है तो वो लग्जरी है। अगर इतनी सी बात भी हम समझ लें कि हमें मनुष्य जन्म मिला है तो वो लग्जरी है, पर मनुष्य से प्राणी बनना है हमें। मनुष्य से प्राणी बनना है हमें। क्या हम इस बात को समझते हैं? समझेंगे कैसे? हमने योग्यता तो प्राप्त ही नहीं करी समझने की। क्यों? योग्यता प्राप्त करने का तरीका क्या हो सकता है, वही ढूंढने में लगे हुए हैं सारे के सारे, और योगा तक में आके अटक गए। योग का पता ही नहीं है किसी को। अरे भाई मेरे, योगा चाहिए, पर योग से अगर योग नहीं है तो योगा हो नहीं सकता। आप समझो बात को। पहले योग चाहिए, फिर योगा आएगा। योगा का पिताजी है योग, ग्रैंडफादर। योग समझोगे तो योगा कर पाओगे। अगर योग नहीं समझ में आए तो योगा आप ठीक कर नहीं सकते। बहुत मुश्किल काम है। प्रैक्टिस कर सकते हो, फायदा नहीं उठा सकते। अगर आप योग समझ जाओगे तो प्राणी बनना निश्चित है। युगलता मॉलिक्यूल 24 मॉलिक्यूल से बनी है, उसमें से एक मॉलिक्यूल है युगलता, एक मॉलिक्यूल है शुक्र। तो 24 के 24 मॉलिक्यूल हमें ठीक चाहिए, नहीं तो मिसिंग हो जाएगा कहीं ना कहीं। और इन 24 मॉलिक्यूल्स के जोड़ को, योग को, ये जोड़ नहीं होता है, ये योग होता है। इसमें कोई पेच नहीं कसे हुए। आपका मन और बुद्धि का योग है, पेच नहीं कसे हुए वहां पर, कोई क्लैंप नहीं लगा हुआ। परफेक्ट योग। योगा बिना हाथ पैर और शरीर को हिलाए नहीं हो सकता, लेकिन योग ओह कमाल है। आपके अंदर के सारे कंपोनेंट्स, कोई पेच नहीं लगा हुआ कहीं पे भी, और सारे योग में हैं। तो देखो कितना बढ़िया काम करते हैं। लेकिन इसको बढ़िया काम करने के लिए आपको मेंटेन तो करना पड़ेगा इसको। तो अगर योग से मेंटेन करोगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे।
योगा से मेंटेन करोगे तो रिजल्ट 10% आएंगे। योग से रिजल्ट 100% तक आ सकते हैं, योगा से रिजल्ट 10 से 15% से ज्यादा नहीं आ सकते, गारंटी है। और मेडिसिन से 0.01, 0.1, आयुर्वेद आपको 5% का फायदा देगा, होम्योपैथी आपको 3% का फायदा देगा, एलोपैथी आपको 0.1% का फायदा देगा, योगा आपको 15% का फायदा देगा, लेकिन योग आपको 100% तक दे सकता है। 60-70 तो ये बहुत आराम से मिल जाता है। उसके ऊपर जाने के लिए अच्छी एफर्ट करनी पड़ती है, टोटल डेडिकेशन। अगर नॉर्मल प्रैक्टिस भी करो आप तो 60-70% का बेनिफिट तो आपको गारंटी मिल जाएगा। वो 60-70% बेनिफिट क्या है? आपको मेंटल बीमारी नहीं होगी कभी भी, गारंटी। आप श्वास योग और अकूत योग कर लो, आपको मेंटल बीमारी कभी होगी ही नहीं। और कहते हैं, ऐसा सुनने में आता है कि रोगों की शुरुआत मन से होती है। जब मेंटल बीमारी होगी नहीं तो आपको तो फिर फिजिकल बीमारी आएगी नहीं। ऐसा नहीं है कि मन से शुरू होती है बीमारी, बीमारी कहीं से भी शुरू हो सकती है। 5 तरह के शरीर है, किसी भी शरीर में पंगा हो सकता है। 5 शरीर कौन से हैं? जो दिखाई दे रहा है, फिजिकल शरीर, फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर। दूसरा क्या है? मानसिक शरीर, मेंटल बॉडी, जो सोचता है, डिसीजन लेता है। तीसरा क्या है? ऊर्जा जनरेशन, एनर्जी जनरेशन, जो ऊर्जा पैदा करता है, एनर्जी को जनरेट करता है। स्पिरिचुअल बॉडी कहते हैं अपनी, उसको कहते हैं सोलिज्म बॉडी। फिर स्पिरिचुअल बॉडी यानी ज्ञान, जिसके ऊपर आधारित है आपका डिसीजन मेकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, पता ही नहीं है स्पिरिचुअल बॉडी क्या होती है। और 5वां क्या है? कॉन्जनियल बॉडी। अब ये कॉन्जनियल बॉडी क्या है? कॉन्जनियल बॉडी है जो एनर्जी जनरेट जो हो रही है और परफॉर्मेंस हाथों से कर रहे हो, तो उस एनर्जी को हाथों तक पहुंचाना, वो कहलाती है कॉन्जनियल बॉडी। कॉन्जनियल शब्द का मतलब है वेल विशर टू दी सोसाइटी एज ए होल। तो हमने ये समझना है, और समझने के लिए योग्यता प्राप्त करनी है। पहला स्टेप है योग्यता प्राप्त करना। संदीपनी आश्रम गए थे कृष्ण पढ़ने के लिए, कृष्णाष्टमी चल रही है, लेकिन उसके पिता ने कृष्ण को पैदा होते ही अपनी मां से अलग कर दिया था, दूध भी नहीं पीने दिया था, पता है आपको? पैदा होते ही। कारण इसका बहुत ही सिंपल सा कारण है कि वासुदेव इतने समझदार थे, उनको पता था कि इस कृष्ण का भविष्य, कि उनको क्या क्या काम करने हैं, कैसे कैसे उसको समाज को सेट करना है, और वो यहां रहकर नहीं कर सकता। अगर वो महलों में रहेगा तो वो उसको पता ही नहीं लगेगा कि जीवन कैसे होते। राम जी को वनवास हुआ, राज तिलक होना था, वनवास हुआ। कारण उसका बड़ा सिंपल सा कारण है कि आप राज तिलक करने तो जा रहे हो, पर आपको प्रजा के बारे में पता भी है कुछ? 14 साल। भारत देश कितना विशाल है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो। 14 साल लगे उनको प्रजा को समझने में। भरत जो है राम जी की खड़ाऊ लेकर के, जो पहनते थे पैर में, चप्पल कह सकते हैं आज की तारीख में उसको, वैसे खड़ाऊ कहते हैं उसको, लकड़ी की होती थी, तो वो लेकर के आए अपने सिर पर रख करके और राज सिंहासन पर बिठाया। कारण
भरत जानते थे कि मेरे को प्रजा के बारे में नहीं मालूम है, लेकिन ये जो राज तो ये कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ केयर टेकर हूं। तो ये समझने कृष्ण को, मतलब राम जी को 14 साल का वनवास मिला था, ये तो बात सब जानते हैं, पर कृष्ण को तो पैदा होते ही मिल गया था। क्या आप जानते हैं इस बात को, या समझ पाए इस बात को? वासुदेव राम जी की सारी जीवनी अच्छे से समझते थे और उनको पता था कि प्रजा को समझने के लिए आपको बाहर जाना ही पड़ेगा, और महल में रह रहे हो तो आप राजा नहीं बन सकते। बन ही नहीं सकते, आप नुकसान ही करोगे, फायदा कर नहीं सकते। और राजा का काम है प्रजा का नौकर। राजा का काम प्रजा की नौकरी करना होता है और उसको तनख्वाह मिलती है। तो कृष्ण ने वनवास कितना सहा, इसका अंदाजा लगा सकते हैं आप। मेरे ख्याल से उनकी शायद उम्र 125 साल कही गई है। आज ही कोई पोस्ट आई थी, कृष्णाष्टमी चल रही है, कल थी और आज है, तो उनको ऑलमोस्ट 125 साल ही उन्होंने वनवास ही भुगता। कृष्ण द्वारकाधीश कहलाए, पर द्वारकाधीश तो पृथ्वी पर थी ही नहीं, द्वारका तो पृथ्वी पर थी ही नहीं। वो तो समुद्र में बनी थी, समुद्र ले गया उसको। तो पृथ्वी पर थी ही नहीं कभी। तो कृष्ण कहीं के राजा नहीं बन पाए। उसका कारण एकमात्र यह था कि वो राजा बनने के लिए आए नहीं थे, वो व्यवस्था को सेट करने के लिए आए थे। कृष्ण राज्य की व्यवस्था, आपको पता होगा कि कृष्ण ने एक बात कही थी, राजाओं में राजा इंद्र वो मैं हूं। मतलब कृष्ण कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। राजाओं में राजा इंद्र वो मैं हूं, और वृक्षों में वृक्ष पीपल वो मैं हूं। ऐसे कई डेफिनेशंस दी थी उन्होंने, अपने आप को बताया था कि मैं इतने रूप में अवेलेबल हूं, इतने अंश हैं मेरे। तो किसी को पता लगा वो खुद किसके अंश थे, ये पता लगा किसी को? सब जानते हैं कि विष्णु के पूर्ण अवतार थे वो, पर अंश किसके थे? वो अंश थे कृष्णांश के। और विष्णु के 16 कला संपूर्ण अवतार थे। विष्णु नहीं थे, कृष्ण विष्णु नहीं थे, कृष्ण पूर्ण अवतार थे विष्णु के। और फिर भी सांदीपनी आश्रम वो गए सीखने के लिए। तो ये बातें समझने वाली हैं, और योग्यता के बिना ये बातें समझ में आएंगी नहीं। अगर आप कृष्ण को कल्पना कहते हैं, या राम जी को कल्पना कहते हैं, या शंकर को कल्पना कहते हैं, तो मैं कुछ कर नहीं सकता इसका। मैं कहना नहीं चाहता, कुछ भी कहना चाहने से होगा भी नहीं, सब जानते ही हैं इस बात को। सतयुग 16 लाख साल का होता है। फिर उसके बाद सतयुग में आए थे शंकर पार्वती। शुरुआत में सतयुग की शुरुआत हुई थी उनसे। पहले सतयुग की बात कर रहा हूं मैं, पहले महायुग की।
अब तो 99 खत्म होने वाला है और उसका कलयुग चल रहा है, आखिरी फेज। सतयुग की तैयारी चल रही है, अगले सतयुग की 100वें सतयुग की तैयारी चल रही है। कल 13 अगस्त है और नवीन समय चक्र का 15वां साल शुरू हो रहा है कल से। (2006) 30 मार्च 2006, मुझे अभी भी याद है कि 30 मार्च 2006 से ये शुरू हुआ था। उस दिन से वायु का पीरियड शुरू हुआ था पृथ्वी पर। उससे पहले जल का पीरियड चल रहा था। और आप देख सकते हो कि 1995 के बाद, 1995 से ट्रांजिशन शुरू हुआ था, जल का खत्म होने लगा था और वायु का शुरू होना था। 10 साल लगते हैं ट्रांजिशन में। तो आप नोट करोगे कि 95 के बाद से लेकर के आप देखो कि एयर इंडस्ट्री में कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितना विकास हुआ है। प्राणायाम तक की जानकारी 2001 में आनी शुरू हुई है। जानते सभी होंगे पहले से, मैं नहीं कहता ये, पर पब्लिक में हर इंसान जान जाए कि प्राणायाम क्या है। स्वामी रामदेव जी ने ये किया तो 2001 के बाद ही हुआ, ये 2001 में ही हुआ। कारण 1995 से ट्रांजिशन शुरू हुआ था, जल का चल रहा था और 2000 तक जल का डोमिनेशन खत्म हुआ और 2001 में वायु का डोमिनेशन शुरू हो गया था। वायु का अभी शुरू नहीं हुआ था पीरियड, पर वायु ने टेक ओवर करना शुरू कर दिया था। ट्रांजिशन मतलब हैंडओवर। तो जल हैंडओवर कर रहा था वायु को, तो वायु ने टेक ओवर करना शुरू कर दिया था 2001 में। इनफैक्ट 2000 में ही शुरू हो गया था ये। 5 साल उधर रहे और 6ठे साल में शुरू हो गया था। 5 साल रहा जल का पीरियड का डोमिनेशन, जो वीक होता चला गया, हैंडओवर होता चला गया और 2000 से वायु का पीरियड ने टेक ओवर करना शुरू किया। मिसाइल टेक्नोलॉजीज सारी की सारी, एयर इंडस्ट्री ग्रोथ, देखो कितनी ग्रोथ है आज की तारीख में एयर इंडस्ट्री में। एयरपोर्ट कितने बन गए, पहले कितने होते थे, गिनती गिनो, मतलब कई गुना बढ़ गए। हवाई जहाजों की गिनती पहले गिनती गिनी जा सकती है, अब गिनती भी नहीं गिनी जा सकती। और मिसाइल भी एक तरह का हवाई जहाज ही है, तो क्या मिसाइल्स की गिनती गिन सकते हो आप? रॉकेट लॉन्चर, वो रॉकेट भी एक हवाई जहाज ही है। ड्रोन, तो अगर आप ये चीजें समझो तो आपको पता लग जाएगा कि मतलब वायु का डोमिनेशन शुरू हो चुका है, ये बात पक्का पता लग जाएगी। और श्वास योग 2014 में इसकी टेस्टिंग शुरू हुई थी। मेरे को अगर ठीक ध्यान है तो 23 जनवरी 2014 से श्वास योग का अभ्यास शुरू हुआ था। पब्लिक को नहीं बताया गया था अभी तो टीम ही कर रही थी इसको, टीम टेस्ट करना चाहती थी। श्वासपैथी आई थी 2006 में। श्वासपैथी ने ही श्वास योग को जन्म दिया है। श्वासपैथी ने ही शंख योगा को जन्म दिया है। और श्वासपैथी मानी जाती है मदर, नहीं पिता। श्वासपैथी पिता है श्वास योग के और शंख योगा के। फाउकोलॉजी पिता है श्वासपैथी की, अकूत योग की, एचबी योगा की। आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, ज्योति ज्ञान, आयु ज्ञान, व्यवहार ज्ञान, फाउकोलॉजी ने दिया ये सब कुछ। कर्म, भक्ति, शक्ति, समय, फाउकोलॉजी ने दिया। योग्यता बढ़ाने का तरीका, श्वास योग, अकूत योग, फाउकोलॉजी ने दिया।
हाथ से काम करने की प्रक्रिया, प्रोफेशन, एंटरप्रेन्योरशिप फाउकोलॉजी ने समझाई। जुगाड़ ही जड़ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, फाउकोलॉजी ने समझाया। अगर जुगाड़ नहीं होता तो समझो कि डेवलपमेंट होता ही नहीं, विकास हो ही नहीं सकता था। जितना भी आज ये मैकेनिकल विकास देख रहे हो आप, और उसको भी डोमिनेट किया इलेक्ट्रॉनिक्स ने। मैकेनिकल 5 लाख की बनती है और इलेक्ट्रॉनिक्स लगा करके वो 2 करोड़ की हो जाती है। क्या आप समझ सकते हो इस बात को? आईटी ने कोशिश करी इलेक्ट्रॉनिक्स को रिप्लेस करने की, नहीं कर सकती। मूल ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है, आईटी नहीं। ये बात जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपको एम्बेडेड टेक्नोलॉजी समझ ही नहीं आ सकती, पक्की बात है। एम्बेडेड और एम्बेडेड में फर्क नहीं पता लोगों को। एम्बेडेड का मतलब होता है डालना और एम्बेडेड का मतलब होता है क्रिएट करना, बनाना। स्पेलिंग में फर्क है। EMBED का मतलब है एम्बेड करना, डाल देना किसी चीज में। AMBED एम्बेडेड का मतलब है क्रिएट करना, इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करके, और किसी चीज का नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का यूज करके जब आप क्रिएट करते हो तो वो एम्बेडेड टेक्नोलॉजी है, एम्बेडेड नहीं। कंफ्यूजन दूर करो। योग्यता प्राप्त करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। जब योग्यता प्राप्त हो जाएगी तभी ये चीजें समझ में आएंगी। एम्बेडेड और एम्बेडेड, एम्बेडेड बोलने में समझो आप फर्क, एम्बेडेड और एम्बेडेड। एम्बेडेड मतलब क्रिएट करना इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज करके, एम्बेडेड मतलब गियर सिस्टम भी एक एम्बेडेड सिस्टम है। गलती मत कर देना कभी भी। अगर गलती करोगे तो नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। मिसाइल आपने छोड़ी, अब सबसे ज्यादा डर क्या है मार्केट में? आपको पता है कि सबसे ज्यादा डर क्या है मार्केट में? सबसे ज्यादा डर ये है कि मैंने यहां से मिसाइल छोड़ी और मेरे यहां पर ही फूट गई। क्यों? क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स को नहीं समझा, हमने आईटी से सारा सिस्टम बना दिया। आईटी को समझ करके अगर आप सिस्टम बनाते हो तो फेल होने के चांसेस 70%, और एम्बेडेड को समझ करके आप सिस्टम क्रिएट करते हो तो चांसेस ऑफ फेलियर आर 10%, नॉट इवन 10%, 1%। That's it. That's the key. See, today why IT is not able to deliver error rate 1%. Reason: the digital. You understand digital and difference between digital and analog. I explained it earlier also, but today also I would like to mention it because we are entering into 15th year of Naveen Samay Chakra, that is period of Vayu. So we must understand to reduce the failure rates. Failure is harmful to everybody. If I failed in class 10, doesn't mean I have failed. My teacher has failed, my school has failed, my colleagues have failed, मतलब my classmates have failed, my parents have failed, my family members have failed. One person failing in class reflects so many failures. You have to understand this. So I was talking about shift to electronics, embedded technology, not IT. IT is a subset of very small part of embedded, minded. IT is a very small part of embedded. It is used only for monitoring. No control given to IT because IT is bound to fail. Monitoring, even if you fail, doesn't matter. System will keep working. Machine with IT control, machine with embedded control.
you can see the difference. I was talking about digital. Digital is only life. Balance everything is analog. So what we are calling digital as in IT today, that is not digital, that is analog only. That is why it requires maintenance, regular maintenance. You can just understand this by one word called maintenance. Digital do not require maintenance. Analog requires continuous maintenance. You need everyday upgradation if you are talking of analog. If you are talking about digital, it is for whatever purpose it has been made, it will work perfectly for that. That's the key. Human race is created for some purpose, not for fighting with each other. What for we are fighting? What for? This earth has resources which can meet the need of 1100 crore people irrespective. Minimum I am talking. Average life of 125 years I am considering. 125 years of life span of individual, and 1100 crore people can be served by the resources available on earth. You don't need to dig earth. If you dig earth, you will reduce your life. If you do something which prevents the sun rays to fall on earth directly, you reduce your life. You have to understand, आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ लाइफ डिजिटल है, उसको एनालॉग मत बनाओ. एम्बेडेड डिजिटल है, आईटी नहीं. आईटी पूर्ण एनालॉग है, एम्बेडेड डिजिटल है. और एम्बेडेड जो है वो तो मैकेनिकल, सिविल हर जगह पर होती है. कंफ्यूजन से बाहर निकलो. टीम अगर बनानी है तो वासुदेव कुटुंब को आपको समझना ही पड़ेगा. वासुदेव कृष्ण के पिता वो प्राणी थे जिन्होंने टीम बिल्डिंग का तरीका सिखाया, बताया, बनाया. फाइकोलॉजी ने वो हमें समझाया. टीम के बिना कोई काम नहीं हो सकता है, तो आप मानकर चलो कि पूरी पृथ्वी की मानव जाति एक टीम है. दो जेंडर मिलकर के युगल बनता है, सेम जेंडर बन के युगल नहीं बन सकता. युगल तो दो जेंडर बन के ही बनेगा. तो समझना होगा. समझे बिना हम लोग कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे. लाइफ डिजिटल है, उसको एनालॉग मत बनाओ. लाइफ एनालॉग कैसे होगी? बीमार. कभी आपकी लाइफ उपजी हो गई, कभी आप खाट के ऊपर हो गए, कभी आप बेड के ऊपर हो गए, कभी आप सड़क पे चलते हुए गिर गए. एनालॉग यही है. एनालॉग को तो कंटिन्यूअस मेंटेनेंस चाहिए, आपकी बॉडी को कंटिन्यूअस मेंटेनेंस चाहिए अगर आप एनालॉग लाइफ में जी रहे हो तो. शिफ्ट टू डिजिटल. बट डिजिटल को समझो. डिजिटल इज नॉट आईटी, डिजिटल इज एम्बेडेड. Today we are entering into, tomorrow we are going to enter into 15th with sunrise and today's moonrise. Today's moonrise is the beginning of the 15th year of Naveen Samay Chakra, that is period dominated by Vayu, air, breeze, wind. And mind it, in this year does not start from sunrise. Year starts from moonrise
but becomes visible on sunrise. This is what is called digital. Moonrise, it starts, but becomes visible with sunrise. This is called digital. Try to understand. There is no analog. The moonrise gives you beginning of the next day. Your day is reflected by moon, not sun. Sun reflects time of the day. It illuminates everything. Sun illuminates everything, makes everything visible. Whereas moon brings you enjoyment. Hence, the 15th year will start from today 6 o'clock, but will become visible tomorrow morning at 6 o'clock. The watch, Pran watch, reflects this. Pran watch was created by Aniket Agarwal when he was 14-year-old. Today he is about 31, 32. He has left that development so long back in embedded. He was an embedded expert that time. I don't think he is anymore. Now he doesn't work on that technology. He has shifted to some other technologies. He is working in the direction of improving health, I think pharmacy. Understanding why health goes bad and how to recover and how to protect from side effects, etc., etc. Some pharmacology or something people are studying. Pharma industry is a very big industry. Very big industry. Anyway, so Pran watch is having 10 hours. I should not call it hour. We call it Pran actually. Because hour is 60 minutes. Pran is 72 minutes. It has 10 hours in the day, 10 hours in the night. And time starts from current, if you watch at current watch, if you look at current watch, 6 o'clock. 6 is the change of time from day to night. 6 evening, the new date starts and it becomes visible with the sunrise. Your sun is responsible for making everything visible to you. Today, I am welcoming all to enter into 15th year of Samay Chakra, that is period of Vayu, and try to utilize the air to make your life digital, to migrate from analog life to digital life. Shwas Yog is the key. Along with Akut Yog, definitely it will give you a digital life. Shodash Panth, actually Shodash Panth means a group of people who have decided to adopt Shwas Yog, practice Shwas Yog and Akut Yog to achieve digital life. So any Shodash Panthi you meet anywhere, consider, take it for granted that he has started moving towards adopting digital life, shifting from analog life to digital life. I invite all of you for shifting from analog life to digital life. It has to be done, whether do it today, do it tomorrow. Utilize the Vayu period of air to its best, ultimate. You can definitely shift into digital life and you will start feeling the benefits
the moment you start getting entry into this, you can ask any Shodashpanthi. Internet will tell you the people who are going into this, or in your area itself you might find some people. People who were doing pranayam good, they have understood this concept very fast because they were able to achieve that yogyata, eligibility level to understand Shwas Yoga. With pranayam, you can fall your breathing count in a minute to maybe 8-10. If you are able to do perfect pranayam. But if you do Shwas Yoga, you can make it fall to one breath a minute. So I am sure you have got an idea of analog life and digital life. For sure. If you haven't, please ask your questions on WhatsApp number 9999909149 or visit any Nishchal temple on planet Earth, anywhere, wherever it is available. Or ask any Shodashpanthi or ask any Shwas Yogi. So you have to understand that life is digital and not analog, and you have to upgrade yourself to digital life from analog life. Very, very important. And everybody, Divyangs can achieve this much faster. It's a time-tested information I am giving you. Divyangs can achieve digital life much faster than a normal man. Nature is wonderful. Shift from analog life to digital life and you will see your life is wonderful. You will then realize that, oh, I am a man and I am a woman. Now I know myself, my capabilities, unlimited. Each human, the moment you take birth as human, you have unlimited capabilities. You are unfortunate if your parents were not living digital life. Analog life living parents will deliver analog life child. But digital life parents who are living digital life will deliver digital kid, digital child, who will lead his life digital manners. Digital life only leads you to Sanatanta, eternal. Sanatanta means whole lifespan you look the same. Life starts from 16th year and preparation starts from 15th year. Your 15th year we are talking the earlier 9 months in the stomach which in the womb which you have spent, that we are not counting. So if you look at that, then we are talking of 16th year. But physical sense, we are saying 15 years because those 9 months we are not including into it. July 15th, this Samay Chakra was dedicated to use for society, Phaukology. 15th July 2006, the Vice Chancellor of Guru Jambheshwar University then inaugurated this system
in Ladwa Goshala, Hisar. A perfect place, perfect system, dedicated to perfect people. An entire scientific community, agriculture scientists were there. Agriculture is the key to live. So, evolving and cultivation. Digital, you have to cultivate. Analog is evolve. Migrate to cultivation. And then you see your life. Wonderful. Beautiful. All along. Total lifespan. Ashwini Kuchal, youtube.com, embedded Agarwal at youtube.com or 4dinfuserinstitute.in. 4D Infuser Institute is giving training on all these subjects. How to convert your life, how to shift your life from analog to digital. Any branch you can go. 4D Infuser Institute, any branch you can go. So, टाइम अभी समाप्त हो गया है, तो मैं आपसे आज की आपको शुभकामनाएं देता हुआ आमंत्रित करता हूं, निमंत्रित करता हूं कि अपनी लाइफ को एनालॉग से डिजिटल में माइग्रेट करो, जिससे डिजिटल लाइफ वाले बच्चे हों आगे और आपका जीवन भी सुख में और कष्ट से मुक्त हो, बच्चों का भी हो. डिवाइन चाइल्ड इज डिजिटल माइंडेड, डिवाइन चाइल्ड इज डिजिटल.